नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट के ऊपर लाखों वीडियो बन गए होंगे अभी तक, लेकिन आज आपके लिए एग्जाम रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक्स ऑफ द बजट से लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब यूनियन बजट में जो की नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उनकी मैं डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। बजट को इमेजिन करना है ना, तो कुछ इस प्रकार से इमेजिन करना है और उसमें जो प्रोसेस चलती है, जो चीज़ें आएंगी आपकी समझ में, मैं एक एक करके इसी पेज से समझाऊंगा। सो डरने की बात नहीं है, लेकिन अगले 15 से 20 मिनट में आपको सारे नंबर समझ आएंगे। जब हम बजट की बात करते हैं, हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। वो बजट शब्द नहीं प्रयोग करता है, पर वो कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जाएगी ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। अब आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट खुद से तो कोई काम करते नहीं है, सभी काम मिनिस्टरों से करवाते हैं। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करते हैं। इस स्पीच और बाकी डॉक्यूमेंट से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कुछ नंबर्स और उन नंबर्स के ट्रेंड्स। पहले ये समझने के लिए कि वो नंबर्स काम कैसे करते हैं, आपको बजट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर आप बजट की वेबसाइट पे जाके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करोगे तो ढेर सारे पेजेस हैं। उन सभी पेजेस को एक पेज के अंदर मैं समेट के आपको समझाता हूं सिंपल भाषा में। बजट में दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं। एक होता है रेवेन्यू कंपोनेंट और दूसरा होता है कैपिटल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इस इन अकाउंट्स के अंदर अंदर जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, और जो इनकम है यानी रिसीप्ट है, वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जो रिसीप्ट होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है, वो ऐसी एक्टिविटीज के लिए होता है जिससे ना तो कोई एसेट बन रहा है और ना ही कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो डे टू डे एक्टिविटीज, मंथली बेसिस पे किए जाने वाले खर्चे, इन सब के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो वो एक रिकरिंग या तो एक्सपेंडिचर है या तो रिसीप्ट है। वही दूसरी ओर कैपिटल अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन देना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सेम वे रिसीप्ट के तौर पे लंबे समय के जब पैसा मिलता है तो उसे कैपिटल रिसीप्ट बोला जाएगा। अब इसे समझने के लिए आपको इसके अंदर जाना होगा, जो बजट का प्रोसेस है। मैं ये भी बताऊंगा कि बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब क्या होते हैं और इससे जुड़े यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत इजीली फिर आप सॉल्व करवाओगे। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर दो कॉलम हो गए। एक हो गया कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, और दूसरा हो गया जो सरकार की जेब से पैसा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं ये जो नंबर्स लेके आ रहा हूं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नंबर्स हैं। यानी सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही पैसा निकालना होता है, उसी में पैसा जमा कराना होता है। इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें खर्चे, रिसीप्ट की, पैसा कहां से आता है, तो दो टाइप के सोर्सेज हैं। एक है टैक्स का पैसा, दूसरा है टैक्स के अलावा पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स से 28.77 लाख करोड़ आते हैं। ये जो अमाउंट आया है ये नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट का मतलब है कि इसमें से जो शेयर स्टेट्स को दे दिया है वो अलग है, वो निकाल दिया गया है। अदरवाइज अगर वो अमाउंट भी ऐड करता तो उसे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बोलते। लेकिन ये अमाउंट है 28.7 लाख करोड़। जीएसटी 10 लाख करोड़ के आसपास कलेक्ट हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स 12 लाख करोड़ के आसपास, इनकम टैक्स 13.9 लाख करोड़ के आसपास, और ये जो एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके बारे में आपने जरूर चर्चा सुनी होगी, उससे सिर्फ 73,000 करोड़ कलेक्ट हुए, शायद अगले साल और हो। लेकिन ये सारे टैक्सेस नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया क्योंकि सारे टैक्सेस इस बोर्ड में नहीं आ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो बिना बाकी चीजों से होता है, आता है। क्यों? क्योंकि सरकार बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सरकार रेलवेज की सर्विस प्रोवाइड करती है, सरकार प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कमाती है अपनी कंपनी से, सरकार ग्रांट्स भी देती हैं, रिसीव करती हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ फॉरेन गवर्नमेंट से, है ना। तो ये जो अमाउंट हो गया ये नॉन टैक्स रिसीप्ट के अंदर आता है। क्या आता है? नॉन टैक्स रिसीप्ट के अंदर। तो नॉन टैक्स रिसीप्ट का मतलब ये
कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में आपके पास 10.77 लाख करोड़ आ गए। अब ये मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट का खाता है। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जितने भी लोन का रिपेमेंट सरकार करती है, इंटरेस्ट रिपेमेंट, वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जितने भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज और पेंशन सरकार में देती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जितनी भी सर्विसेज वो अवेल करती है, वो प्रोवाइड कर अवेल करती है और उसके पैसे खर्च करती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना। वट एवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, वेदर इट इज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो खुद का खर्चा भी लगेगा, है ना। तो वो वाला खर्चा, सब्सिडीज का खर्चा इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर आप देखोगे सब्सिडीज के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा फूड सब्सिडी पे किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर आप 2.2 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हो टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। फर्टिलाइजर का सब्सिडी भी 1.7 लाख करोड़ है। तो यही कुल मिला के लगभग 4 लाख करोड़ की सब्सिडी हो जाती है। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट जो है एलपीजी की सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन की सब्सिडी, बहुत सारी स्कीम्स के अंदर सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स चलाती हैं जिसमें 7% इंटरेस्ट रेट लगने की जगह वो 4% या 3% इंटरेस्ट रेट चलता है, तो वो वाला भी सब्सिडी के अंदर ही आता है। इसके अलावा ग्रांट्स इन एड जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब मेरा रेवेन्यू अकाउंट मेरे को समझ आ गया। मैं नंबर्स के साथ इसलिए बताऊंगा ताकि आपको कैलकुलेट करना समझ आए कि बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ, जहां पे लॉन्ग टर्म में जो पैसा आ रहा है उसको मैं लिखता हूं और पैसा जा रहा है उसे भी लिखूंगा। तो रिसीप्ट में मैं लिखूंगा डेट। डेट यानी कि जो पैसा मैंने लंबे समय के लिए बोरो किया होगा। अब डेट के अंदर इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट दोनों होते हैं। इंटरनल डेट भारत में, इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर जो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 11.2 लाख करोड़ है। भारत के बाहर से जो बोरो करती है वो 1.1 लाख करोड़ है। तो टोटल लगभग 12.3 लाख करोड़ की बोरोइंग सरकार करती है। लेकिन ये मन मर्जी से नहीं कर रही है, मतलब ये जो बोरोइंग है ना, इट इज बिकॉज ऑफ अ रीजन, और वो रीजन मैं अभी कुछ समय में आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिसीप्ट में नॉन डेट रिसीप्ट भी आती है। नॉन डेट रिसीप्ट मतलब जो लोन नहीं लिया है लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म का पैसा वापस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने लोन दिए होंगे उसका इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में आ रहा है, लेकिन जो आपने लोन दिए हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अमाउंट बड़ा अमाउंट है, वो आपके रेवेन्यू रिसीप्ट में नहीं, वो कैपिटल रिसीप्ट में आ रहा है। तो अब नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट हो गया ये, है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट एंड दिस इज डेट कैपिटल रिसीप्ट। इस चीज को याद रखना, आगे समझ में आएगी। दूसरी तरफ सरकार जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्चा करता है, सड़क बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, वो सारा का सारा कैपेक्स में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट बताया जा रहा है 12.2 लाख करोड़ के आसपास, विच इज इंक्रीजिंगली सीइंग एज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। मैं ट्रेंड्स भी डिस्कस करने वाला हूं, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर सम टाइम। अब मैंने आपको यह समझाया कि बस इतना ही खाता है सरकार का। दिस इज द अकाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट एवरी ईयर यू हैव टू बैलेंस योर बुक्स, यानी आपने जितना खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसके बराबर आपको रिसीप्ट लेके आनी पड़ेगी, है ना। अब ये रिसीप्ट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये रिसीप्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हो रही है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये रिसीप्ट है कि आप कितना पैसा बोरो करते हो, क्योंकि बोरोइंग तो आप खुद कर रहे हो ना, यू आर डिसाइडिंग दिस मच मनी आई विल बोरो। इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बजट को जीरो करने के लिए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रिसीप्ट जितना बनाने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रिसीप्ट जितना बनाने के लिए मुझे कुछ पैसा बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस मैं बोरो नहीं करता मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहां पे देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट मुझे टोटल आई 39.5 लाख करोड़, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट मुझे टोटल आई
18.14 लाख करोड़। नाउ दिस इज नॉट डिटरमिन्ड पहले मैं ये देखता हूं रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ हो गया और रिसीप्ट सिर्फ 39 लाख करोड़। इसका मतलब अभी मैं घाटे में हूं, नुकसान में चल रहा हूं। कितने नुकसान में चल रहा हूं? लगभग 6 लाख करोड़ के नुकसान में। ये मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट में है। कैपिटल अकाउंट में जाता हूं। कैपिटल अकाउंट में अगर मेरा 12.2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, अगर मेरा 12.2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ठीक है, तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूं 12.2 प्लस 45.4 विच इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 58 करोड़, 58 लाख करोड़, है ना, 58 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट में चलते हैं, है ना। अब मुझे रिसीप्ट भी 58 लाख करोड़ करनी पड़ेगी, मुझे रिसीप्ट भी 58 लाख करोड़ करनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी, तभी तो अकाउंट जीरो होगा। तो इसके लिए ये वाला अमाउंट तो चलो अलग हो गया, दिस इज अ सेपरेट अमाउंट। इसके लिए मुझे जितना पैसा बोरो करना पड़ा, ये जीरो करने के लिए मुझे जितना पैसा बोरो करना पड़ा, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट क्या निकल के आता है? फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है इस फॉर्मूला से, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीप्ट। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में से मैं जब टोटल रिसीप्ट्स माइनस करना चाहिए तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, है ना। अब ये करने के लिए, ये जीरो लाने के लिए मुझे जितना पैसा डेट में बोरो करना पड़ रहा है, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं सर? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, क्योंकि लोन की रिकवरी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को नहीं पता कितना पैसा आने वाला है ना, लेकिन डेट मेरे कंट्रोल में है। मैं कितना पैसा मार्केट से बोरो करता हूं, ये मेरे कंट्रोल में। यही फिस्कल डेफिसिट होता है। जब इसे जीडीपी को के ऊपर न्यूमरेटर रख के, जीडीपी को डिनोमिनेटर रख के जब जीडीपी से डिवाइड करते हो इसको, तो इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। दिस टर्न्स आउट टू बी, दिस ईयर के लिए 2026-27 के लिए इसका जो फिगर है, नंबर है, वो निकल के आया है एस्टिमेट 4.3%। अब आपको यह भी बता दूं कि बजट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलम्स दैट यू विल सी इन एवरी डॉक्यूमेंट। वन विल बी द 2026-2027 कॉलम। एक कॉलम होगा 2026-2027 वाला कॉलम। उस 2026-2027 वाले कॉलम का मतलब है कि अगले साल का एस्टिमेट क्या है, अगले साल का एस्टिमेट क्या लगाया गया है। ठीक है, दिस कॉलम इज 2025-2026 कॉलम। मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ ना, फरवरी चल रहा है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, बट पिछले बजट में मैंने कुछ एस्टिमेट किया होगा, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट मैं निकालता हूं, क्योंकि पिछले बजट में मैंने कुछ एस्टिमेट लगाया था। अब एस्टिमेट बदलेगा क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन बदलेगी, है ना। जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया जरूरी थोड़ी वही होगा। और आखिरी चीज जो दिखती है आपको बजट के डॉक्यूमेंट्स में, वो होती है एक्चुअल्स। एक्चुअल मतलब उससे भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में फाइनल डेटा जो मेरे पास आता है वो है एक्चुअल। इस 25-26 का फाइनल डेटा क्यों नहीं आया मेरे पास? क्योंकि आज तो 1 फरवरी है ना, बजट तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को खत्म होगा, है ना। तो इसका डेटा 2025-26 का फाइनल डेटा मुझे 2027-28 के बजट में मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं वापस। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से आपको देखना है बजट को। अब हमने जो वहां नंबर्स निकाले थे उसमें एक्सपेंडिचर 58 आ रहा था और रेवेन्यू 58 आ रहा था, है ना। वो तो आना ही था क्योंकि हमने बोरो ही इस हिसाब से किया था। वी हैड बोरोड इन सच अ वे कि ये 58 आ जाए, है ना, ये 58 आ जाए। अब असली बजट जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे चार्ज एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होता है। व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? चार्ज एक्सपेंडिचर वो पार्ट होता है बजट का जिसपे वोटिंग आपने नहीं करवानी होती। वोटिंग आपने नहीं करवानी होती है लोकसभा में, आप डिस्कशन करते हो बट लोकसभा में वोट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, स्पीकर चेयरमैन की सैलरीज एंड ऑल। चलिए, अब टोटल एक्सपेंडिचर इतना है तो टोटल रिसीप्ट भी इतना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, कैपेक्स इतना है, रेवेन्यू रिसीप्ट इतना है, कैपेक्स कैपिटल रिसीप्ट इतना है, खत्म हो गया खेल। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस द बजट। बट अभी और नंबर्स हमें समझने हैं। जैसे हमने फिस्कल डेफिसिट को समझा, हमें और नंबर्स समझने हैं। ये ट्रेंड देखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या था? फिस्कल डेफिसिट था वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप डेट में बोरो करते हैं ताकि बजट को जीरो कर सके, ताकि बजट को जीरो कर सके। अब इस फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं इंटरेस्ट रिपेमेंट का पैसा माइनस कर देता हूं, फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं इंटरेस्ट रिपेमेंट का पैसा माइनस कर देता हूं, क्यों? आप समझो, फिस्कल डेफिसिट मतलब जो मैंने पैसा बोरो किया था, इसमें से जो पैसा मैं इंटरेस्ट को वापस देने में लगा रहा हूं वो तो वेस्ट ही है, क्योंकि मैंने लोन लिया था, मैं उसका इंटरेस्ट वापस दे रहा हूं, है ना, मैं इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रहा हूं, तो मैं उतना पोर्शन निकाल देता हूं, क्योंकि आई विल हैव टू टारगेट ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस नंबर। मान लो फिस्कल डेफिसिट 100 है और उसमें से 30 रुपए मेरा खर्चा हो रहा है इन इंटरेस्ट रिपेमेंट, तो ये जो 70 रुपए है ना, मुझे टारगेट करना चाहिए कि ये 70 को कम करूं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे देना ही देना है ना, इंटरेस्ट तो रिपे करना ही करना है। आई शुड बी एबल टू रिड्यूस दिस वन। ये जो नंबर आता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिपेमेंट, वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इतना समझिए कि फिस्कल डेफिसिट में से जो मैं इंटरेस्ट रिपेमेंट मैंने करना था उतना पैसा निकाल लेता हूं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये दो डेफिसिट आपको समझ में आ गए। अब रेवेन्यू डेफिसिट पे आते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने पहली स्लाइड में निकाल लिया था, रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो सरप्लस होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है ये समझना जरूरी है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का नंबर सरकार ने इसलिए निकाला क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट को वो कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। रियली दिस इज व्हाई दे डिड इट। और वो इसीलिए वो ये दिखाना चाहते थे कि रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं वो अमाउंट निकाल लेता हूं जो ग्रांट्स इन एड का मैं खर्चा करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं वो पैसा निकाल लेता हूं जो मैं ग्रांट्स के लिए दे रहा था स्टेट्स को। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मैं ग्रांट्स प्रोवाइड करता हूं, है ना, जैसे फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स हो गई, है ना, या किसी पर्पस के लिए आर्टिकल 275 में, उससे एसेट ही बन रहे हैं यार। वैसे बजट में उसे रेवेन्यू अकाउंट में रखा जा रहा है, लेकिन बन तो स्टेट उससे एसेट ही बना रहा है। स्टेट को एक्सपेक्टेशन है कि वो उससे तालाब बनाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएगा, पंचायत की बिल्डिंग बनाएगा, तो वो बना तो एसेट ही रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में वो थोड़ी गिनना चाहिए, उसको माइनस कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमें मिलेगा। ये नंबर कम होगा, कम नंबर देख के जनता खुश होगी, है ना, और उन्हें लगेगा, या इकोनॉमिस्ट खुश हो गए, उन्हें लगेगा नहीं नहीं यार सरकार तो सही खर्चा कर रही है। दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड दीज ऑल दीज नंबर्स। तो अगर आप देखो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट समझ आ गए। फिस्कल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट निकल रहा है इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करके, रेवेन्यू डेफिसिट से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल रहा है क्या माइनस करके? ग्रांट इन एड माइनस करके। ये चार नंबर याद रखने। इन चार का 2026-27 में जो एस्टिमेट है वो नंबर भी याद रख सकते हो, पर मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट याद रख लो काफी है। एस्टिमेट है 4.3%। आपसे ट्रेंड पूछ सकता है पेपर में, तो ट्रेंड कैसे पता लगेगा? ट्रेंड भाई साहब ऐसे पता लगेगा कि 9.2% ये पीक हो गया था साल 2020-21। द रीजन वाज कोविड। फिस्कल डेफिसिट पीक होना मतलब बहुत ज्यादा पैसा सरकार ने बोरो किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्कीमों में लगाना है। आत्मनिर्भर भारत में 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हो गया है, तो इसलिए पैसा बोरो किया धनाधन। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो सीधा 9.2% ऑफ जीडीपी पे आ गया। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि बाकी सारे डेफिसिट भी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि खर्चे सरकार के बढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ेगा। जब खर्चा बढ़ेगा, आमदनी कम होगी कोविड के दौरान, तो डेफिसिट्स बढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड आपने बताना है कि वेदर फ्रॉम लास्ट 5 years हैज द फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड। आंसर इज यस,
6.7, 6.5, 5.5, 4.84 कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से। सेम इज ट्रू फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, सेम इज ट्रू फॉर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सेम इज ट्रू फॉर प्राइमरी डेफिसिट। तो कंटिन्यूअसली 6 साल से या 5 साल से ये नीचे जा रहा है। ये एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट हो सकती है, आपने कहना है हां जी सर जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जिसका नाम है डेट टू जीडीपी रेशियो। क्या नाम है? डेट टू जीडीपी रेशियो। एक और नंबर मैंने आपको दिखाना है मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट डेट टू जीडीपी रेशियो समझो। डेट इज अंडरस्टूड बाय टू वेज ओवर हियर। एफआरबीएम एक्ट या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डेट की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है, जो बजट के अंदर डेट की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक कानून हमने 2003 में बनाया था जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका पर्पस यह था कि फिस्कल डेफिसिट को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करते जाए। फिस्कल डेफिसिट कम करने का रीजन यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्पेंडिंग जो है वो सरकार के पास, सरकार बोरो कर करके ना गवर्नमेंट को चलाए, सरकार पैसा बोरो कर करके अपनी सरकार ना चलाए, अपनी इकोनॉमी को ना चलाए, बल्कि उसके पास एनफ रेवेन्यू सोर्सेज होने चाहिए कि वो खुद से ही इजीली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। ये एक बेस्ट मतलब केस सिनेरियो है, पर असली दुनिया ऐसी नहीं है। हमने कोशिश की कि फिस्कल डेफिसिट को प्रोग्रेसिवली कम किया जाए। उसका एक और रीजन है, जब आप बोरो बहुत ज्यादा पैसा करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम जब लोन लेना होता है तो इंटरेस्ट रेट हाई पड़ता है। इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से आपकी सॉवरेन रेटिंग भी कम हो सकती है, बॉन्ड रेटिंग भी कम हो सकती है। तो अब एफआरबीएम एक्ट के अंदर बोला गया कि हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करते रहेंगे। लेकिन फिर 2016 में इसका रिव्यू हुआ और यह कहा गया कि हम एफआरबीएम एक्ट के अंदर सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को क्यों टारगेट कर रहे हैं यार, हमें टारगेट करना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो को। जीडीपी के रेशियो में या जीडीपी के कंपैरिजन में हमारा डेट कितना बढ़ता जा रहा है, कितना परसेंटेज है, यह देखना चाहिए। अब इसमें डिवाइड कर दो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बोरोइंग और स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग, स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया कि तुम 40% कर दो इसको और स्टेट गवर्नमेंट का 20% कर दो। मतलब टोटल जो डेट है वो होना चाहिए 60% ऑफ जीडीपी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के। This was the idea that was put forward in FRBM Act. बट सरकार उस नंबर तक नहीं पहुंच पा रही है। वंस अगेन पहुंच रही थी, ट्रेजेक्टरी थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से कोविड और उसके पिछले साल बोरोइंग बढ़ गई, तब 61% हो गया, अब ये 55.6% पे आ चुका है। Why there is difference between FRBM वाला डेट एंड बजट में जो हम डेट कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो डेट कैलकुलेट होता है उसमें ऑफ बजट बोरोइंग्स भी इंक्लूडेड होती हैं। व्हाट इज ऑफ बजट बोरोइंग्स? मतलब अगर मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सरकारी एजेंसी है, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पैसा बोरो करती है ना, तो बजट में उसे सरकार की लायबिलिटी नहीं माना जाता है, बिकॉज कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट कंपनी। लेकिन एफआरबीएम एक्ट के तहत उसे ऑफ बजट बोरोइंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मैं जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो इसीलिए एफआरबीएम की परिभाषा के हिसाब से डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, अभी 55.6% है, और इसे 40% तक लेकर आना है, इसे 40% तक लेकर आना है। लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ इतना टारगेट रखा है और मॉडेस्ट टारगेट रखा है कि हम डेट टू जीडीपी रेशियो को 40 तो नहीं लेके आ पाएंगे, 50 + 1 - 1% पे ले आएंगे 2030 तक। 2030 तक हम इसे 50% ± 1% पर लेकर आ जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ के मॉडेस्ट टारगेट रखा है ना? और सेम वे जैसा मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट 4.3% है और सरकार ने यही एस्टिमेट भी लगाया था कि अगले साल इनफैक्ट ये एस्टिमेट लगाएगा 4.4% होगा, 0.1% फिर भी बेटर कर लिया सरकार ने, ठीक है? एक और ट्रेंड जो आपको देखना चाहिए वो ये कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है। सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है इस बार, है ना? हर साल ही होता है ये जनरली, ऐसा नहीं कि इस बार सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन द नंबर इंक्रीज हैज आल्सो बीन वेरी हाई। सेम वे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को भी सेकंड नंबर पे, रेलवेज को तीसरे, होम अफेयर्स को चौथे, कंज्यूमर अफेयर्स को पांचवे। आपको स्टेट के एग्जाम्स के लिए ये डेटा काम आता है जिसमें वो मिनिस्ट्री का पूछते हैं। तो डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, होम अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स ये है, और इसमें कंज्यूमर अफेयर में 2 लाख करोड़ तो वही सब्सिडी वाले, फूड सब्सिडी वाले, ठीक है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है? हाँ जी, हाँ, यस। ट्रेंड्स पे सवाल आते हैं तो कैपेक्स मैंने डिस्कस किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यस 12.2 प्लस इसके अंदर वो ग्रांट्स भी ऐड कर देते हैं। बजट की स्टेटमेंट में ग्रांट किस में आता है? रेवेन्यू अकाउंट में। लेकिन यहां पे सरकार कर देती है, कहती है कि भाई हम जो ग्रांट दे रहे हैं उससे सड़कें ही तो बननी है, उससे पंचायत की बिल्डिंग ही तो बननी है, इसलिए ग्रांट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो आप समझ ही जाओगे रुपी कहां से आता है और ये कहां से आता है ना। इसमें भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी कभी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि टैक्स में से सबसे ज्यादा कहां से पैसा आ रहा है सरकार को? इनकम टैक्स में से पैसा आ रहा है। सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स में से पैसा आ रहा है। तीसरे नंबर पे जीएसटी से आ रहा है। सो यू शुड अंडरस्टैंड, ये अरेंज करने के लिए आ सकते हैं कभी कभी। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स नंबर 1 सोर्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स सेकंड सोर्स है, जीएसटी थर्ड नंबर पे सोर्स है, एक्साइज ड्यूटी फिर 6% पे जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, और कस्टम्स ड्यूटी 4%। ठीक है, तो दिस यू शुड बी अवेयर कि पैसे का कितना परसेंटेज कहां से आता है और पैसा कहां जा रहा है। उसमें इसमें इसको समझ के कुछ खास नहीं होगा, है ना। नथिंग दैट रियली मैटर्स ओवर हियर, बट यू शुड हैव एन आइडिया, जस्ट हैव एन आइडिया। ठीक है, अब एक नंबर जो लास्ट में भी आपको पता होना चाहिए वो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर ओवरऑल देखते हो तो वो 11.2% के आसपास है। क्या इसमें कोई ट्रेंड दिख रहा है आपको? पिछले 5 सालों में ट्रेंड ज्यादा खास नहीं है। 11.4, 11.5, 11.5, 11.4, तो ट्रेंड का क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर बनेगा तो बोलेंगे हैज स्टैग्नेटेड, बनेगा तो बोलेंगे हैज स्टैग्नेटेड। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टैग्नेटेड इन लास्ट 5 इयर्स, यस, स्टैग्नेट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का उसमें कितना शेयर है और इनडायरेक्ट टैक्स का उसमें कितना शेयर है? डायरेक्ट टैक्स का शेयर काफी बड़ा है पिछले कुछ सालों में, है ना। 5.4% से आप 4.8% से आप देख सकते हो, है ना। 6.9% है, तो अच्छा ट्रेजेक्ट्री है इसकी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, सो नथिंग रियली टू राइट होम अबाउट, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि इसमें से डायरेक्ट का कितना परसेंटेज है, इनडायरेक्ट का कितना परसेंटेज है। ठीक है, सो ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स एक बार अपनी नोटबुक्स में लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। जो ट्रेंड मैंने डिस्कस किए हैं वो ट्रेंड समझ लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए हमारा एपिक बैच लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उसकी पॉलिटी की क्लास 1 हो चुकी है, लेकिन उसमें लाइव क्लासेस के थ्रू प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि बजट से रिलेटेड किसी स्कीम्स, क्या आप चाहते हो कि मैं सभी स्कीम्स एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूं? तो स्कीम्स नीचे लिख देना। थैंक यू।